नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल आप लोग का यूपी-पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ और उम्मीद करते हैं बेहतर एग्ज़ाम हुआ होगा। और जैसे कि उसके बाद बात किए थे हम लोग कि यूपीएससी के लिए जो है आपको टेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज से जो है प्रोसेस हम लोग स्टार्ट जो है ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी विगत कुछ दिनों से देखा जाए तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा था और अंतोगत्वा जो है मेरे जो है पूज्य पिताजी का जो है निधन हो गया, से जो काफ़ी व्यथित है। ठीक है, अब सब कुछ अपने हाथ में होता नहीं है। चलिए फिर से एक हम लोग नया शुरुआत करेंगे और लाइव लेक्चर जो है आप लोग को कुछ दिनों बाद जो है लाइव लेक्चर भी मिलने लगेगा। अभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर आपको अपलोड होता रहेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए जो है टेस्ट पेपर डिस्कशन, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर जो है रहेगा। पिछली बार की भी बात करें, हम लोग जो है विज़न आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, संस्कृति आईएएस से हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे। और इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए अच्छा डिस्कशन किया जाए और काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए थे और काफ़ी सारे लोग रिजल्ट बनाने में भी कामयाब हुए थे। साथ-साथ आपको सीसेट भी कराया जाएगा। केवल जीएस पेपर का हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, जीएस के अलावा जो है आपको सीसेट भी कराया जाएगा। आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, आप लोग को एक-एक करके सारा लेक्चर मिलेगा। क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा-सा इंट्रो आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लें कि आखिर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए पहला टेस्ट ये पॉलिटी का है, ठीक है? मैं अगले लेक्चर में आपको सारा सिलेबस दिखा दूँगा। इस बार कुछ नए तरीके से काम करेंगे। पहले आपको मैं सिलेबस दिखा दूँगा, आप सिलेबस जो है पढ़ के आएँगे, ठीक है? आप सिलेबस पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है आपका यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। एक-एक प्रश्न आपको दिखेगा ही और एक-एक प्रश्नों का आप लोग जवाब ओएमआर शीट आप ले लेंगे अपने साथ, ठीक है? और एक-एक प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नहीं जवाब दे पाते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा ही, उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक। और लास्ट में जैसे कि आप लोगों को कंटेंट वगैरह जो भी इस चैनल पे आज तक दिया जाता रहा है, वैसे आपको दिया ही जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि स्पेशल ग्रुप भी यूपीएससी के लिए जो है चलाया जा रहा है इस बार से। तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और वो काम करते हैं, वहाँ पे आपको डेली टेस्ट वगैरह होता है, टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होता है, ये सब कुछ वहाँ पे कराया जाता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और एक-एक प्रश्नों का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये डिस्कशन जैसे कि हम लोग हिंदी में रखते हैं, तो अभी डिस्कशन हिंदी में ही रहेगा, ठीक है? पहला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है? किसी नागरिक की जो है नागरिकता कब समाप्त हो जाती है? ठीक है, नागरिक की नागरिकता कब समाप्त होती है, बताइए? और यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। लिख रहा है कि वो जो है लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता है। देखिए, आप लोग नागरिकता अधिनियम 1955 सभी लोग पढ़े ही होंगे, नागरिकता अधिनियम, फिर संशोधन भी हुआ, ठीक है? तो इसमें जो है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, इस अधिनियम में या इससे पहले संविधान द्वारा जो नागरिकता है, समाप्त होने का 3 ही तरीका बताया गया है, 3 ही कारण बताया गया है, उसी कारण से समाप्त जो है, होता है। तो जो भी नागरिक होते हैं, वो सामान्य रूप से भारत से जो है, बाहर अगर 7 वर्ष से अगर निवास कर रहे हैं, ठीक है, 5 वर्ष नहीं कितना 7 वर्ष, तब उनका नागरिकता जो है, समाप्त हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए लिखिए, क्या लिखा है? वो भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, ठीक है। बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिकता के लिए कुछ अनिवार्य कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए आप फर्जी तरीका से नागरिकता अर्जित किए हैं, आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई नागरिक है, भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, उसमें विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता है, तब भी उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। ये करेक्ट है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ हो। देखिए, पंजीकृत नागरिकता के लिए यहाँ पे जो है बात आपको किया गया है, ठीक है? तो
जो भी पंजीकरण या प्रकृत नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में अगर 2 वर्ष का करवास हो गया हो, तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही ही है। ऐसे में ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएँगे, ठीक है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल तो आपको पता ही है 5 से लेके 11 तक। भाग आप लोग कमेंट करेंगे, कौन से भाग में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखिए टेस्ट पेपर अगर डिटेल डिस्कशन नहीं रखा जाएगा, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, तो वो आप सभी के लिए बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है। अब नागरिकता समाप्त होने का तरीका क्या-क्या हो सकता है? एक तो मान लीजिए कोई स्वैच्छिक ही त्याग दे दे, ठीक है, अपने स्वेच्छा से ही त्याग दे दे, या किसी को मान लीजिए बर्खास्त कर दिया जाए, या किसी का वंचना कर दिया जाए, यही 3 तरीका होता है, ठीक है। या आप किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं, ऑटोमेटिक आपका नागरिकता समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताइए कि कितना स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन आप सभी को विजुअल हो ही रहा होगा। मूल संरचना दिख रहा है, ये सिद्धांत सबसे पहले मिनरोआ मिलवाद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है, मूल संरचना देखा जाए तो ये मूल संरचना वाला टर्म तो इनिशियल में था नहीं अपने संविधान में। आखिर इसका बात जो है सबसे पहले कब था? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, तो केशवानंद भारती केस था 1973 वाला। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले बार इसका बात जो है उठाया गया। इसके बाद जो मिनरवा मिल केस था आपका 1980 का, इसमें इसका जो है सिद्धांत का पुनः पुष्टि किया गया था। इसमें जो है प्रस्तुत नहीं किया गया था। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन में जो है वर्ड का, शब्दावली का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। प्रस्तुत कब किया गया था? तो ये टर्म सबसे पहले आया था केशवानंद भारती मामले में, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा लिख रहा है कि ये संविधान संशोधन करने की संसद की जो अत्यंतिक शक्ति है इसका समर्थन करता है। बताइए सही होगा क्या? देखिए मूल संरचना सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है कि संसद की जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, मूल सिद्धांत यानी मूल सिद्धांत को ध्यान में रख के ही काम करना है। संसद जो है कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे अब संविधान का मूल सिद्धांत को कौन डिफाइन करेगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसको समय-समय पे डिफाइन करता रहा है, वही डिफाइन करेगा क्योंकि कहीं ये लिखा नहीं गया है। ठीक है? जैसे मूल सिद्धांत में जैसे पंथ निरपेक्षता हो गया, आपका संघवाद हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया। ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट ही, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दें। इसमें करंट अफेयर भी इस टेस्ट पेपर में कवर किया गया है 2025 का जो जनवरी महीने का। ठीक है? और अगले टेस्ट में मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखा दूँगा। बाकी आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो विजन आईएएस के टेस्ट से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है? विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ से आप लोग टेस्ट से जो है बिल्कुल जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है? काफ़ी शानदार सा टेस्ट जो है बनाया जाता है विजन आईएएस के द्वारा। हर एक वर्ष के भांति देखेंगे तो इस वर्ष भी काफ़ी शानदार सा प्रश्न जो है रखा गया है। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए कौन-सा सही है? ठीक है? तो जो लोग भी इच्छुक हों ज्वाइन करने के लिए वो डायरेक्ट जाके विजन आईएएस के वेबसाइट पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हल्दी बोर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है पहले भी। देखिए क्या लिख रहा है कि बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। ठीक है? तो आपको पता ही है कि केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में ही हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया था और वजह ये था कि हल्दी के उत्पादों में अनुसंधान कुछ किया जाए, विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है? पहला तो सही है। बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही संचालित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत ये बोर्ड जो है संचालित भी होता है। बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया गया है। ठीक है? आप सभी को पता है कि इसका मुख्यालय जो है तेलंगाना के जो है निज़ामाबाद में है। ठीक है? ये जो है तेलंगाना के निज़ामाबाद में है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है? तीसरा गलत हो गया, 1-2 सही है, तो पहला ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा।
बाकी देखिए बोर्ड वगैरह जो बनाया जाता है या कोई बोर्ड फ़ॉर्म किया जा रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही है। हल्दी बोर्ड का उद्देश्य है कि हल्दी का एक तो औषधीय प्रयोग होता है, ठीक है? औषधीय जो उसका प्रयोग है, औषधीय जो उसका गुण है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि नए बाज़ार में जो है इसका व्यापक बढ़ावा मिल सके, ठीक है? विश्व में इसका जो है सप्लाई हो सके। आप लोग से प्रश्न है कि वैश्विक हल्दी उत्पादन का भारत में कितना हल्दी जो है उत्पादन होता है? आप लोग कमेंट करके बताएँगे। ये बात आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पोल जो पोर्टल है, इसका उद्देश्य पारदेशीय अपराधों से निपटने भारत के प्रयासों को सशक्त करना है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? भारत पोल, ठीक है? चूँकि जनवरी महीने करंट अफेयर है तो ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं पहले ही, ठीक है? भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस सहयोग के माध्यम से पारदेशीय यानी आपका ट्रांसनेशनल अपराधों के विरुद्ध सहायता के लिए या त्वरित कार्रवाई के लिए एक जो है प्रसारण केंद्र है ये भारत पोल। ये बिल्कुल केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा ही ये विकसित किया गया है, सीबीआई के द्वारा ही इसको विकसित किया गया है, ठीक है? इसमें जो है देखा जाए तो 5 इसका विशेषता होता है। एक एकीकृत यूनिफाइड जो है प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है? इसके अलावा सरलीकृत अनुरोध तंत्र है ये, त्वरित जो है सूचना प्रसार होता है इसमें, इंटरपोल जो है नोटिस का उपयोग में वृद्धि और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की बात इसमें होती है। खैर यहाँ पे आपसे बस पूछा गया था कि अपराधों से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को सशक्त करने के लिए कौन-सी एजेंसी ये बनाई है? तो बिल्कुल ये सीबीआई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इनके लिए जो विशेष अधिकारी के संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है? सारा प्रश्न एक-एक प्रश्न अच्छा है। उपरोक्त में से कौन-सा सही है आपको बताना है। देखिए क्या लिखा गया है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। कौन? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, पहला दे रहा है। इस संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है। बताइए कौन-सा इसमें सही है? ठीक है? आंसर करें आप लोग इसका। देखिए जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके लिए एक विशेष अधिकारी होगा और इसका नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है? और नियुक्त एक संवैधानिक पद ही है, ठीक है? वैसे बात किया जाए तो भारत में जो है संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी संबंध कोई प्रावधान तो नहीं दिया गया था, लेकिन ये मैटर कब आया? 1953-55 1953-55 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इस संबंध में एक अनुशंसा किया और उसी के अकॉर्डिंग आपका 1956 में, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत संविधान का जो भाग आपका 17 है, उसका अनुच्छेद 350 बी जो है जोड़ा गया और इसी में आपको उपबंध किया गया कि भाषाई जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसका नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है कि संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपबंधित रक्षोपाय संबंधित सभी मामले का अन्वेषण कर सकता है। देखिए संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये धार्मिक अल्पसंख्यक की बात नहीं करता है, भाषाई अल्पसंख्यक का बात करता है। इसके लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, ये बताया गया है, ठीक है। और इस तरह स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन आपका केवल और केवल 1 बन जाएगा, ठीक है। भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में बताना है कितना स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन यही है, केवल 1 है, 2 है, दोनों है या कोई नहीं। भारत के महाधिवक्ता, भारत के महाधिवक्ता का पद दे रहा है संवैधानिक पद होता है। महाधिवक्ता और ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये 2 है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बताइए कौन-सा सही है? ठीक है। देखिए महाधिवक्ता यानी जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल एक संवैधानिक पद ये नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? एक वैधानिक पद है। यही सब पॉलिटी में मैं बार-बार बोलता हूँ, शब्दों को ध्यान से जो है पढ़ना है। एक वैधानिक पद है, ठीक है।
जिसको जो है महानिवादी को विधिक कर्तव्य के निर्वहन के सहयोग के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है। महाधिवक्ता, महानिवादी कह रहा है कि दोनों संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। महाधिवक्ता जो होता है, उस संसदीय कार्रवाई में भाग जो है लेने के लिए उसको विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है। हाँ, महान्यायाधीश जो होता है, आपको पता है महान्यायाधीश के बारे में कि संविधान का जो अनुच्छेद 88 है, उसके तहत संसदीय कार्रवाई में भाग लेना या उपस्थित होने का अधिकार है, केवल मत का अधिकार नहीं है। किसको? तो महान्यायाधीश को। तो महान्यायाधीश को तो है, महाधिवक्ता को नहीं है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है। बाकी संविधान में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 76 और आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आर्टिकल नंबर 76 में लिखा गया है कि केवल महान्यायाधीश का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। ठीक है। इसमें महाधिवक्ता कहीं नहीं किया गया है। खैर यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, कथन और कारण है। ठीक है। पूछा गया है कि उद्देशिका प्राकृतिक में न्यायिक होती है, उद्देशिका संविधान का एक भाग है, बताइए इसमें कौन सा एक सही है? उद्देशिका के बारे में आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। क्या उद्देशिका जो है संविधान में प्रकृति में न्यायिक है? बिल्कुल नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, तब यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक ही ऑप्शन ऐसा बनाया जाता है, ये दे दिया आपको। कथन जो है एक गलत है, दूसरा है कि सही होता ही है। ठीक है। बाकी उद्देश्य का संविधान का भाग तो है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उद्देश्य के बारे में आप सभी को ज्ञात है ही। उद्देश्य जो है संविधान के आधारभूत दर्शन, राजनीतिक और नैतिक और धार्मिक जो है मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। यदि आपको संविधान पढ़ने का फुर्सत नहीं है, आप उद्देश्य का पढ़ लेंगे, आपको भारत के संविधान का नजरिया, सोच, उद्देश्य सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। केशवानंद जो भारतीय मामला आया था आपका 1973। ठीक है। इसी में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये व्यवस्था दिया गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। इससे पहले इसको भाग नहीं माना गया था। ठीक है। न्यायालय के द्वारा ये बोला गया था कि उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का अध्ययन और निर्वचन उद्देश्य के व्यक्त महान और आदर्श दृष्टिकोण के आलोक में किया जाना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो बाकी एक बात याद रखेंगे, तो उदासीका जो होता है आपका, न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पे प्रतिबंध लगाता है। ऐसे में ये जो है क्या है? न्यायिक नहीं, गैर न्यायिक है। ये जो है आपको गैर न्यायिक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। यानी इसके उपबंधों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग के बारे में दिया है। ठीक है। कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? लिख रहा है ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक छठे वर्ष किया जाता है। बताइए सही है क्या? ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 पढ़े होंगे आप सभी। ठीक है। वित्त आयोग के गठन का बात किया जाता है और एक बिल्कुल एक अर्ध न्यायिक निकाय ही है, लेकिन इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष नहीं, प्रत्येक जो है 5 वर्ष या इसके पहले भी अगर आवश्यकता हो तो इसका गठन किया जा सकता है। तो 6 वर्ष की यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 280 आप लोग पढ़ेंगे, आयोग का संरचना पूरा आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है। कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ समझिए काम का ही है। वित्त आयोग में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद ये लोग धारण करते हैं। ठीक है। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ये सब स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है वित्त आयोग के जो अधिकारी हैं वो क्या पुनः जो है नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल जो है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे पीबी जो है राजमनार, ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा दिया है, इसकी अनुशंसाएँ केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। ठीक है। बताइए तीसरा इसमें सही है क्या? ठीक है।
तो देखिए बिल्कुल ये सलाहकारी प्रकृति का ही होता है इसका अनुशंसा, यानी ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग जैसे बताएँ कि अर्धन्यायिक निकाय ही है और इसका अनुशंसा केवल सलाहकारी प्रकृति का होता है, यानी सरकार पे निर्भर करेगा कि वो अनुशंसा लागू करे या नहीं करे। चाहे तो लागू करे, नहीं तो नहीं लागू करे। चलिए पहला तो गलत हो गया, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है। तो ऑप्शन अपना बन जाएगा केवल और केवल 2। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नोरो वायरस के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया है। नोरो वायरस प्रसारित होता है, कैसे होता है नोरो वायरस? ये रहा आपका ऑप्शन। लिख रहा है कि दूषित भोजन या जल के सेवन से, मलमुख से, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से, जैसे हाथ मिलाने वगैरह से। तो देखिए अमेरिका में देखा जाए तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड जो प्रिवेंशन के द्वारा नोरो वायरस मामले में बताया गया था कि काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। और बिल्कुल ये दूषित भोजन या जल से भी, ठीक है। इसके अलावा मलमुख हो गया, संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क आते हैं तब भी ये फैल सकता है। सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी नोरो वायरस काफ़ी खतरनाक होता है और देखा जाए तो गलनांक जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक ये जीवित रह सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक है वायरस, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस तक। बाकी नोरो वायरस के लिए कुछ विशेष औषधि नहीं है अभी तक। अधिकांश लोग नोरो वायरस के संक्रमण से 1 से 3 दिन के भीतर ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ संक्रमण वगैरह बचा रहता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्न पे विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने निदेशक तत्वों को संविधान के 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? केवल 1 को, 2 को, 3 को या कोई नहीं? ठीक है? कितने को बोल रहा है? निदेशक तत्वों को संविधान के 44वें में जोड़ा गया है। बताइए। दिख रहा है बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों में असमानता को कम करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों का रक्षा करना। ठीक है? इसमें क्या आंसर बनेगा? देखिए, अगर नीति निदेशक तत्व का बात हो रहा है, अभी तक इसमें 4 बार टोटल संशोधन हुआ है। ठीक है? एक हुआ था सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन, 42वां, इसके बाद 44वां जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट 86वां और इसके बाद 97वां। 4 बार टोटल संशोधन हुआ है। ठीक है? जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में। ठीक है? तो इसमें जो है मूल सूची में 4 नया जो है निदेशक तत्व जोड़ा गया था, 4 टोटल। ठीक है? जैसे ये दिया है बालकों के लिए स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करेगा। ठीक है? ये आर्टिकल 39 में था। ठीक है? तो ये जोड़ा गया था कब? 42वां वाले में ही। ठीक है? इसके अलावा देखा जाए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा, ये भी आर्टिकल आपका 48 ए में है और ये भी जोड़ा गया था कब? 42वां वाले में ही। ठीक है? तो आखिर 44वां में कौन जोड़ा गया था? तो आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानता को क्या करना है? कम करना है। ये 44वां में जोड़ा गया था। केवल और केवल एक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऐसा प्रश्न भी बनाया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में है आपको? आर्टिकल 38 में। ठीक है? बाकी ये भी पूछा सकता है कि 42वां में कौन-कौन जोड़ा गया था? तो 2 तो अभी हम लोग देख लिए कि बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों का सुरक्षित करना और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन का वन्यजीव का रक्षा करना। इसके अलावा क्या हो सकता है आपको और? तो समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। ये भी जो है आपको 42वां में ही था, 39 के ए में है। इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाएगा। ये भी जोड़ा गया था आपको 42वां में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधक हैं? आपको बार-बार चर्चा किए हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ पूछ रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधक कौन-कौन हैं? ये रहा आपका ऑप्शन, परिप्रेक्षा, प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहल, जनमत संग्रह। अब देखिए लोकतंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, आप सभी को पता ही है, आंसर करें आप लोग इसका, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग क्या होता है, अपने शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे देश अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में स्विट्ज़रलैंड है। अब देखिए अपने यहाँ भी लोकतंत्र है, में कोई जो है डाउट है नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या है एक बार आप 5 साल में चुनाव हुआ,
ठीक है? प्राइम मिनिस्टर, संसद वाला चुनाव का बात कर रहे हैं। चुनाव हुआ, आप पार्टिसिपेट किए, अपना मत दिए, लेकिन उसके बाद आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उसके बाद आपका कोई भूमिका नहीं होता। ये एक तरह से कैसा है? अप्रत्यक्ष है। यानी सरकार के काम-काजों का समीक्षा या किसी अन्य प्रकार की बातें जनता से सीधे कनेक्ट होके नहीं जुड़ती है, यानी कोई सर्वे नहीं कराया जाता है, सरकार कैसे काम कर रही है, ठीक है? जिसमें जनता जो है राय दे और जनता की राय के हिसाब से सरकार पे उसका प्रभाव पड़े। प्रभाव भी पड़ना चाहिए, ठीक है? तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। तो ऐसा कुछ तो है नहीं अपने यहाँ। अपने यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन अप्रत्यक्ष है। खैर स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है, ठीक है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो बिल्कुल परिपरीक्षा होता है, रेफ़रेंडम होता है, ठीक है? उसमें पहल होता है, प्रत्याशी को जो है वापस बुलाया भी जाता है, जनमत संग्रह भी, ठीक है? और ये बेहतर है और यही होना चाहिए। क्योंकि एक बार सत्ता सरकार मिल गया, तो जैसे भी आप चाहें सरकार चलाएँ, ठीक है? एक बार आप सत्ता में आ जाए, जनता की कोई सहभागिता नहीं है, ये सिस्टम थोड़ा ठीक है भी नहीं। खैर, कोई नहीं, चलिए। तो कोई भी अगर सार्वजनिक महत्व का बात होता है, तो जनता का राय लिया जाता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा बात है लोकतंत्र के लिए। लोगों के द्वारा बनाए गए ही तंत्र है और कोई आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो जनता का अगर राय लिया जाए तो बहुत बेहतर बात है। कोई विशेष महत्व का बात हो तो, ठीक है। ऐसा कोई विधि हो जिसके माध्यम से लोग विधानमंडल के समक्ष अधिनियम हेतु विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा भी यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो खैर यहाँ पे सब सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न पे विचार कीजिए और बताइए कौन-सी संविधान की संघीय विशेषता है, ठीक है? संघीय विशेषता। देखिए एक-एक प्रश्न बहुत अच्छा बनाया गया है। बिल्कुल हम लोग धन्यवाद देना चाहिए विज़न आईएएस के जो है पूरी टीम को, इतना शानदार प्रश्न का जो है कलेक्शन जो है दिया गया है इनके द्वारा। बाकी जैसे मैं बता चुका हूँ, जो लोग भी डायरेक्टली टेस्ट से कनेक्ट होना चाहते हैं, विज़न आईएएस के वेबसाइट पे जाके आप लोग डायरेक्ट टेस्ट वगैरह परचेज़ करके टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिख रहा है लिखित संविधान है, ठीक है, संघीय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन है, एकीकृत न्यायपालिका है, लचीला संविधान है। देखिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे? एक तो सही है, लिखित होता है, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संघीय वाले में स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लचीला नहीं, कठोर होता है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, क्लियर है। द्विस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था होता है, लिखित संविधान होता है आपका, संविधान का सर्वोच्चता होता है, द्विसदनीय विधायिका होता है, ठीक है। ये सब जो है संघीय का विशेषता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 डिस्कस करते हैं। देखिए लिख रहा है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता जो है प्रदान आपको की थी? पोर्टफोलियो प्रणाली, ये आपको भारतीय प्रसंग नियम 1861 ही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि 57 का विद्रोह होता है और इसके बाद नियम वगैरह आता है, ठीक है। इससे पहले भी देखेंगे 57 से पहले ही 1773 से संवैधानिक प्रयास शुरू हुआ था, लेकिन 57 के बाद देखेंगे तो 1861 आता है। उसके बाद 92, 1919, ठीक है। 1861 में ही देखा जाए तो भारत के संविधान और राजनीतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि उसमें था। जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली का मान्यता इसमें दिया गया था 61 वाले में, ठीक है। भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने की बात इसमें की गई थी, ठीक है। तो वायसराय थे अपने विस्तारित परिषद में कुछ भारतीय को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भी नाम निर्दिष्ट करेगा, ये भी बात जो है किया गया था, ठीक है। और वैसे में देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग जो है 1862 में, जो आप सभी को ज्ञात हैं ही कि कैनिन के समय विधान परिषद में 3 भारतीय, एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को शामिल भी इसमें किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
बताइए इसमें कौन-सा जो है सही है संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में? केवल 1, 2, 3 यानी दोनों या कोई नहीं? देखिए क्या लिखा गया है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है? और अगला लिखा है कि अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। बताइए कौन सही है? देखिए, संविधान में ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि अगर संविधान संशोधन करना है, तो विधेयक को कौन पुनः स्थापित करेगा? निजी सदस्य यानी कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है, वो भी विधेयक को पुनः स्थापित कर सकता है। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बाकी आपको पता ही है 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है? 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में और उसी में आपको बताया गया था कि 378 के तहत संविधान में किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाता है और इस प्रकार मूल अधिकारों के उल्लंघन में उनको चुनौती हम लोग दे सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी। जल्द ही आप लोग को लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। टाइम वगैरह जैसे हम लोग डिस्कस करते थे वैसे ही डिस्कस करेंगे। अभी कुछ समय के लिए आपको कुछ दिनों के लिए इस फॉर्मेट में लेक्चर जो है आपको मिल रहा है। हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं में समूह में से किसी शास्त्रीय भाषा थोड़ा पुराना हो गया करंट अफेयर आपको पता ही है कि मराठी भाषा को आधिकारिक जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। ठीक है? देखेंगे तो भारत में 22 अनुसूचित जो है भाषाओं में से एक है ये। ठीक है? महाराष्ट्र का। तो देखेंगे तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला अगर भाषा देखें तो पहले 6 था टोटल। सबसे पहले तमिल था 2004 में। ये भी पूछा सकता है सबसे पहला कौन था बताइए? तो तमिल था आपका। बाकी देखिए आप लोग जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, डेली आप लोग को ग्रुप में न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? हिंदी एज़ वेल एज़ अंग्रेजी में। ठीक है? जो भी मार्केट के बेहतर है सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को। कंटिन्यू जो है विगत देखेंगे आपको 2 सालों से पेपर दिया जा रहा है। इसका आप लोग लाभ उठाएँ, डेली आप लोग न्यूज़पेपर ज़रूर जो है 30 से 35 मिनट इस पे ज़रूर खर्च करेंगे। कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना होता है, इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएँगे, एक अलग सा सेशन इसके लिए रख लेंगे। ठीक है? तो इसको आप लोग ज़रूर देखते रहेंगे क्योंकि देखिए आप लोग जितना ये स्टैटिक फैक्ट पढ़ें, ठीक है, पढ़ना चाहिए, बिना स्टैटिक के तो आपका आधार ही नहीं क्रिएट होगा। लेकिन आपको करंट से भी कनेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ामिनर के द्वारा देखा गया है ऐसा कि करंट की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिला है, वैसे में आप परेशान हो सकते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं। ठीक है? तो उसको ज़रूर आप लोग देखें। ये सब तो खबर वैसे ही न्यूज़पेपर में भी मिल जाया करता है। तो देखिए 6 था, तमिल था, फिर संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 13 में, उड़िया को 2014 में। ठीक है? इसके अलावा अभी हाल-फिलहाल देखा जाए तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को 6 था, 5 इधर, टोटल अब कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है? बाकी अगर कोई भी भाषा मान लीजिए शास्त्रीय भाषा के कैटेगरी में अगर शामिल कर लिया जाता है तो आखिर इसको क्या लाभ होगा? ठीक है? देखिए इसका संरक्षण किया जाएगा, इसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ-साथ अनुवाद होगा इसका, ठीक है? डिजिटल मीडिया में रोज़गार का अवसर भी सृजित कराएगा ये, ठीक है? इसके शैक्षिक लाभ भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछ रहा था कि मान्यता प्राप्त है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शास्त्रीय भाषा का तो क्या आंसर बन जाएगा? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। ठीक है, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे क्योंकि देखिए 3 यहाँ पे ऑप्शन है और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नीति निदेशक अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देखे थे। ठीक है? तो नीति निदेशक तत्व में यहाँ पूछा है कि भारत के लिए उपयोगी रहे क्योंकि ये भारतीय संघ के अधिकृतों के उन नए सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। बात सही है?
ये विधि के संवैधानिक जो है वैधता निर्धारित करने में न्यायालय की सहायता भी करते हैं। अगला लिख रहा है, ये सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में भी कार्य करता है। सारा ही नीति निदेशक के लिए सही है, ठीक है। नीति निदेशक का मुख्य उद्देश्य यही है कि कल्याणकारी राज्य का क्या किया जाए, स्थापना किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ए, सब यहाँ पे आपको सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन से जो है 1949 में हस्ताक्षरित संविधान के मूल उद्देश्य में शामिल नहीं है? मूल उद्देश्य में कौन-कौन शामिल नहीं है? गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आपको पता ही है। मूल उद्देश्य में बोल दिया शायद उद्देशिका, ठीक है। पता है उद्देशिका के बारे में कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष टर्म शामिल नहीं था शुरुआत में, ठीक है। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 1976 में, ठीक है। इस समय जो है 3 नया पद, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये टर्म जो है आपको जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये देखिए जानकारी आपसे पूछ दिया गया। पता ही है कि प्रारूप समिति का अध्यक्षता जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया जा रहा था और ये इसके अध्यक्ष थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। इनके अलावा 6 नाम, देखिए जेबी कृपलानी थे क्या इसमें? बिल्कुल नहीं थे। के. मुंशी, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टीटी कृष्णचारी, ठीक है। देखिए इसमें कौन-कौन लोग थे? भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्षता ही कर रहे थे, गोपाल स्यामी अयंगर थे, अय्यर थे, के. मुंशी थे, सादुल्ला थे आपके, इन माधवराव और टीटी कृष्णचारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता क्वाड, यानी क्वाड समूह के अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्नलिखित देशों समूह में कौन से क्वाड समूह का सदस्य है? देखिए क्वाड के बारे में तो आपको पता ही है, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, सब पे हम लोग डिटेल में पहले करंट अफेयर आपको पढ़ाए हैं, उसमें चर्चा हम लोग किए थे। देखिए क्वाड में कौन-कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच ही एक रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य यही है कि एक खुले, स्थिर और समृद्ध जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है उसका समर्थन करना एक दूसरे का, समयोसी और लचीला हो, ठीक है। गठन कब किया गया था इसका? 2004 में, ठीक है, जब सुनामी वगैरह से प्रभावित सहायता को लेके एकजुट ये लोग हुए थे, ठीक है। अनौपचारिक रूप से पहली बार 2007 में मनीला, फिलीपींस में जो है आसियान क्षेत्रीय मंच के सम्मेलन के दौरान अनौपचारिक रूप से, और इसके बाद देखेंगे तो 2017 में फिलीपींस में पहला आधिकारिक वार्ता इसका किया गया था, 2017 में। ये आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में बताइए। देखिए शस्त्रों के साथ अगर विद्रोह हो जाए तो आपातकाल लगाया जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः कह रहा है निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। बताइए कौन सा सही है? देखिए आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के प्रभाव का वर्णन 358 में किया गया है, ठीक है। 358 का अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 के द्वारा ग्रांटीकृत मूल अधिकारों को निलंबन के संबंध में है, और 359 देखा जाए तो अन्य मूल अधिकारों को लेके है, जैसे 2021 के द्वारा जो प्रावधान है के लिए है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को पता ही है कि 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी में अनुच्छेद 358 के संभावना पे 2 प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में
निलंबित किया जाता है और ये सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है? ये आपको ध्यान देना था। ठीक है? सशस्त्र विद्रोह होगा तो ये निलंबन नहीं होगा। कब होगा? इसका निलंबन तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी 359 में क्लियरली आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित किया जाता है। ठीक है? आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं इसको लेकर। हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सीएचजी उत्सर्जन में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है? अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है? देखिए, मान लीजिए अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि इन लोग का, तो अंग्रेजी वाला प्रश्न देख लेंगे। देखिए लिखा है, इंडिया हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स फोर्थ जो है biennial updated report the United Nations Framework Convention on Climate Change. As per report, arrange the following sector in descending order. कैसे लगाना है? descending order में based on the contribution of GHG emission. ठीक है? इसके emission में descending order, descending यानी घटते क्रम हो गया, यानी घटते क्रम में आपको सीक्वेंस लगाना है। लगा सकते हैं इजिली आप लोग। ठीक है? बाकी देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 2019 में जो डाटा था, उसे कंपेयर करेंगे 2020 का, तो थोड़ा कमी आया है पहले से। और वो कमी कितना आया है? लगभग 7.93% का कमी आया है। ठीक है? देखा जाए तो उत्सर्जन में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है? ऊर्जा लगभग 75%। के बाद आपका कृषि। ठीक है? कृषि लगभग 13 के आसपास। नेक्स्ट जो है आपका औद्योगिक जो भी प्रोसेस होता है, औद्योगिक प्रक्रिया। ठीक है? ये लगभग 8 के आसपास। इसके बाद अपशिष्ट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 3 और 2। ठीक है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन-सा सही है? लिख रहा है, संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष कानूनों को निरस्त करने का अनुमति नहीं थी। ठीक है? अगला लिख रहा है, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। अगला लिख रहा है, यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासत पे ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्ति की घोषणा नहीं की थी। और अगला लिख रहा है, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक को चुनने का विकल्प दिया। ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, इसमें कौन सही है तो बताइए? वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है? क्लियर है? निम्नलिखित पे विचार कीजिए और उपयुक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों के संरक्षण प्रदान करते हैं? ठीक है? राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण कौन-कौन देता है? 17, 23। देखिए, आपको सब पता है 17 में आखिर क्या लिखा गया है, 23 में क्या है। ठीक है? तो आप सभी को पता है कि राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध मूल अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। बाकी कुछ अधिकारी जो होते हैं निजी व्यक्तियों के कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है, कुछ मूल अधिकार। ठीक है? वैसे में आप देखेंगे तो 15(2) है जैसे, इसमें क्या बोला गया है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पे किसी को भी निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन शर्त के अधीन जो है नहीं रखा जाएगा। ठीक है? बाकी आपको पता ही है कि 17 में क्या लिखा गया है, ये अस्पृश्यता का अंत का बात करता है। ठीक है? तो बाकी इससे रिलेटेड तो नहीं हुआ, राज्य का मैटर नहीं हुआ। आर्टिकल 23 पता ही है, ये मानव के दुर्व्यवहार, बेगार यानी जो बलात्संग कराया जाता है, इस प्रकार के बलात्संग पे प्रतिबंध लगाता है, तो ये भी जो है सरकार वाला, राज्य वाला नहीं हुआ। और आर्टिकल 24 ये 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बालक को, किसी भी कारखाने में या खान में जो है नियोजन के लिए जो है प्रतिबंध लगाता है। ठीक है? इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला
प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स गठन किया है। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कितना सही है। गोमती नदी का उद्गम लिख रहा है कि तिब्बत के पठार से होता है, बताइए सही है क्या? उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जो है माधो टंडा के पास स्थित जो गोमत ताल है उसी से होता है। तो पहला तो सही नहीं होगा। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर गोमती तट पे स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी केवल और केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता के संदर्भ में बताइए कौन-सा सही है? ऐसा व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए, लिख रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण किया गया है इसमें, विधायिका के भंग करने के संबंधित कार्यपालिका का अधिकार भी है। बताइए कौन-सा सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, संसदीय व्यवस्था में देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो है, विधायिका को भंग करने संबंधित कार्यपालिका का अधिकार भी है, ठीक है? लेकिन शक्ति का पूर्णतः पृथक्करण नहीं किया गया है, ये आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं किया गया है। मंत्री जो होते हैं आपको पता ही है कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हिस्सा होते हैं, ठीक है? ये आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 1 और 3 क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो है खड़िया को अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खड़िया यानी जो सोप स्टोन होता है उसी को लेके, ठीक है? और ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, भारत में खड़िया का भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है, करेक्ट है, सही है। खड़िया एक कायांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैंक से निर्मित होते हैं, टैंक्स टैल्क से, तो दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। लिखा गया है कि संसद सदस्य के प्रदत्त सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सही है। महान्यायवादी को संसद सदस्य को प्रदान किए गए जो सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उनको प्राप्त होता है, यानी महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा, बट एक मतदान नहीं बस कर सकता है, ठीक है। भारत का महान्यायवादी संघ के कार्यकारिणी का अंग भी होता है, करेक्ट है। लोकसभा भंग होने पर वो स्वतः ही त्याग पत्र दे देता है, दिया गया है, क्या स्वतः त्याग पत्र दे देगा? बताइए कौन सा सही होगा? तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये आपको सही नहीं है। लोकसभा भंग होने के बाद भी महान्यायवादी स्वतः त्याग पत्र नहीं देता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पंथी पद धारण करता है और पद से हटाना हो, त्याग पत्र हो, लोकसभा के विघटन से नहीं होता है, ठीक है? तो तब तक बना रह सकता है जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाए या स्वैच्छिक के त्याग नहीं दे दे। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का नहीं है? ठीक है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों का जांच करना, ठीक है? ये तो है बिल्कुल सीबीआई के लिए। बम विस्फोट, विमान जहाज़ों का हाईजैकिंग, परमाणु प्रतिष्ठान पे हमले या सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों का जांच करना। ठीक है, तो यही बन जाएगा आपका। इसके लिए कौन काम करता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए। आप लोग जवाब बताएँगे। चलिए आंसर हम बता देते हैं एनआईए, ठीक है? बाकी सारा काम इसमें देखेंगे तो केंद्रीय कर्मचारी का भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी वाला मामला है, सीबीआई देखता है। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा नए किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पे गंभीर अपराधों का जांच करना, अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार, ये सब। अगला है, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी करेगा?
रीट वगैरह के बारे में आपको बताया ही गया है। बंदी प्रशिक्षण ही रीट जारी करेगा। ठीक है, हम लोग बात देखे थे कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी है, आपको सरकार के आदेशों और निर्देश दे सकता है। वो न्यायालय के विभिन्न जो है विशेष आदेश जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षरण है, परमादेश आपका प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण वगैरह है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। लोकपाल और लोकायुक्ति अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। ठीक है, कौन सा उत्तर होगा बताना है। इसमें लोकपाल के गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं ये आपको बताना है, और वो भी लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पता ही है कि लोकपाल नामक संस्था में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8 सदस्य इसमें हो सकते हैं। जिसमें जो है कंडीशन है कि 50% कैसा रखना है? तो न्यायिक सदस्यों को रखना है, और 50% जो है कौन रहेगा इसमें? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक हो, महिला से ये जो है चुना जाता है। ठीक है? इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक विख्यात विधिवेत्ता, सब लोग होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? बी। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? याद रखेंगे कि लोकपाल नामक संस्था में अध्यक्ष और सदस्य के चयन के लिए जो चयन समिति होता है उसमें कौन-कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है? और 4 जो है चयन समिति में जो है प्रथम जो 4 सदस्य होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वसम्मति से नामित जो है विख्यात विधिवेत्ता वगैरह हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा सही है। ठीक है, 1919 के बारे में पूछा गया है। सारा ही एक आप पढ़ के रेडी आपका होगा ही। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का शुरुआत किया गया। सही है क्या? तो ऑप्शन आप लोग एक बार देख लें। 1919 में पृथक निर्वाचन दिया था, किया था क्या? तो देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब किया गया था? 1909 वाले में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1900 जो है 9 में। 1919 में क्या था आपको? तो सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया था। लेकिन 9 में केवल जो है मुस्लिमों तक था। ठीक है, चलिए ये गलत हो गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान भी किया गया था। दूसरा बताइए सही है क्या? भारतीय विधान परिषद के 2 सदनों वाली द्विसदनीय विधायिका को प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव से होना था। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस के संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? दे रहा है कि जो आपका यूएनसीईबीडी का गठन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया है, तो सही है। यूएनसीईबीडी ने 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है, ये भी करेक्ट है। ये लिख रहा है कि भारत जो है यूएनसीईबीडी का सदस्य नहीं है। ये क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, भारत जो है इसका सदस्य है, ऑप्शन सी ही। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसके बारे में दिया है। बताइए, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में स्थित है वीरंगना जो है दुर्गावती टाइगर, करेक्ट है। इंद्रावती नदी इस बाघ अभयारण्य से होकर प्रभावित होती है। दूसरा, ठीक है। देखिए, जो नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य है वो वीरांगना जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में शामिल होता है। भारत की 2 नदी इसमें घाटी, एक गंगा और नर्मदा शामिल है। ठीक है, इंद्रावती नहीं, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। अगला है आपको, हाल ही में सुर्खियों में रहा जो है आपका उलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या असम, तो असम में ही है। ठीक है,
ये भारत और बांग्लादेश में जो पश्चिमी ह्यूलाक गिब्बन है मुख्यतः आपको बितान, चौड़ी पत्ते वाले या आर्द्र सदाबहार वन या मिश्रित सदाबहार वन में मिलता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आईयूसीएन में इसको एंडेंजर्ड की श्रेणी में इसको रखा गया है। निम्नलिखित में कौन-सी संस्थाएँ भारत में लोकपाल क्षेत्राधिकार में आती है? भारत के लोकपाल क्षेत्राधिकार में आती है कौन-सी संस्था? और ये रहा आपका ऑप्शन। लिख रहा है मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य के संबंधित मामले, सभी सरकारी जो है सहायता प्राप्त संस्थान, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने के लिए सभी संस्थाएँ, यही सब है। क्या ऑप्शन बन जाएगा? देखिए, लोकपाल के क्षेत्राधिकारी में मंत्रियों तक विस्तृत तो है, लेकिन संसद के मंत्रियों और संसद सदस्यों के द्वारा वक्तव्य या मतों का जाँच ये नहीं करता है, ठीक है? सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त जो भी संस्थान है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार से उसको बाहर रखा गया है, ठीक है? ये बात भी ध्यान में रखेंगे और लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है आपको कि संस्थाएँ जो विदेश अंशदान विनिमयन अधिनियम के तहत विदेशी स्रोत के प्रति प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का अधिक धन प्राप्त करती है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, ठीक है? तो चूँकि यहाँ पे बोल रहा है कि धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएँ, 10 लाख से प्लस वाली तो बहुत सारी हो जाएँगी, तो ये भी इनकरेक्ट ही हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा? कोई नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा के परिणाम के संदर्भ में देखिए वित्तीय आपात जब भी लगेगा, तो उसके घोषणा के परिणामों को लेके है, खैर अभी तक तो लगा नहीं है। ये रहा आपका ऑप्शन, कितना इसमें सही है। देखिए वित्तीय आपात का बात कहाँ किया गया आपको? आर्टिकल 360 में, कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का शक्ति दिया गया है, ठीक है? और यह समाधान हो जाता है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है, तो वो भारत में वित्तीय संकट की स्थिति है, तो वित्तीय आपात लगा सकता है। बाकी इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं? केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामले मामले पे पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो जाएगा, जब वित्तीय आपात लगेगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश भी जारी कर सकता है। सारा का सारा सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी 3, ठीक है। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रपति जो है केंद्र की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, तो उसके वेतन भत्ता का कटौती का बात इस समय कर सकता है। चूँकि देखिए बात है वित्तीय आपात की, ठीक है? और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन भत्ता कटौती किया जा सकता है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। कुछ प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग बचा हुआ हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। संविधानवाद जो है सीमित सरकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान को लागू करते हैं। बताना है कौन सही है और ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है तो सही है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। देखिए राज्य की नीति निदेशक तत्व सरकार के प्रतिबंध या सीमाएँ उस पे नहीं होती है, आप उसमें नहीं लगा सकते हैं, जो कोई परिवर्तनीय नहीं होती है। किसी भी देश में शासन के लिए मूलभूत तत्व होता है, तो दूसरा तो आपका इनकरेक्ट हो गया और ऐसे में ऑप्शन आपका एक ही बनेगा, वो ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक जारी किया है? वैश्विक सुरक्षा साइबर सुरक्षा आउटलुक विश्व आर्थिक मंच ही किया है। मूल अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें सही है। ये सभी राज्यों को मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। संसद साधारण अधिनियम द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र से सीमित नहीं करते हैं। तो देखिए सभी राज्यों को मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। मूल अधिकारी तो बात सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद साधारण विधेयक द्वारा प्रतिबंध कैसे लगा सकता है इसको? ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको देखा जाए तो
संसद इसका कटौती या निरसन कर सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम किया जा सकता है, ना कि साधारण जो है अधिनियम किया जा सकता है। तो ये आपका डाटा जो है गलत दिया गया था। कार्य तक सीमित नहीं करते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? एक ही सही है, केवल एक। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सही है। लिख रहा है संविधान के उद्देश्य का संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई है। उद्देश्य को सबसे अंत में संविधान के समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। बताना है कौन सा सही है। देखिए, संविधान का उद्देश्य संविधान के अधिनियम के बाद ही जोड़ा गया था, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था इसको। कब? 22 जनवरी 1900 जो है 47 को। ठीक है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। ये सभी ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य को सबसे अंत में संविधान में समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है। चलिए 40 तक हम लोग कंप्लीट किए। बाकी जो है प्रश्न संख्या 41 से लेके और पूरे 100 तक अगले दिन आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। एक टेस्ट पेपर हम लोग 2 हिस्से में करेंगे, ताकि लेक्चर का लेंथ बड़ा नहीं हो और आप सैचुरेशन में नहीं चले जाएँ। तो आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और सभी से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो है शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि वो सभी बच्चे जो बड़े संस्थान से कनेक्ट होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, उन तक बेहतर कंटेंट पहुँच सके और वो बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। बाकी जिनको ग्रुप वगैरह से ऐड होना होगा, ठीक है, तो एक नया ग्रुप जो है स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप इसमें ऐड हो सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, वहाँ पे आपको सीसेट वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा और टेस्ट का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो 90 1 50 40 5 92 एक ग्रुप ऑलरेडी रन कर रहा है, उसमें आपको एंट्री क्लोज कर दिया गया है। एक नया ग्रुप जो है अभी क्रिएट किया जा रहा है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से बड़े संस्थान से कनेक्टेड होकर काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर तरीके से अगर काम करना चाहते हैं, तो वो लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको 9015040592 पे आपको अपना नाम लिख के मैसेज करना है। आप यूपीएससी के ग्रुप में आप यूपीएससी देने वाले हैं, मान लीजिए 2026 में, तो लिख देंगे 2026 यूपीएससी, या 27 लिखने वाले हैं, 27 देने वाले हैं, 27 लिख देंगे और इस ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। ग्रुप में मोटा-मोटा मैं बता देता हूँ होता क्या है। आपको इसमें टॉपिक वाइज़ टारगेट दिया जाता है। टारगेट के अलावा आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है इसमें, एक सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट है इसमें। और सीसेट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम था, तो सीसेट मेरे द्वारा ही आप लोगों को, मैथ रीजनिंग में विशेषकर प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो मैथ रीजनिंग का जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो है लाइव क्लास के माध्यम से क्लास जो है आपको कराया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो इतना कुछ कराया जाएगा। आप अगर ऐड होना चाहते हैं, जो लोग स्वैच्छिक ऐड हो सकते हैं। बाकी टेस्ट डिस्कशन यहाँ पे होते रहेगा। सीसेट का पेपर यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे। कम से कम 2 से 3 संस्थानों का जो है टेस्ट पेपर यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, कम से कम। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। 3 संस्थान का तो ज़रूर डिस्कस किया जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी कुछ संस्थान का और टेस्ट पेपर डिस्कस किया जा सकता है। चलिए आप लोग पढ़ते रहें, बेहतर तरीके से रिवीजन वगैरह करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखेंगे। कुछ सुझाव है, राय है, ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए आपकी फीडबैक से ही और सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बताया है, आप लोग चैनल को जो है लाइक करें, ठीक है? शेयर करें लोगों में। आप लोग की इंटेंसिटी जो है ज़्यादा मेरे को दिखी। जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड के साथ आपके साथ काम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।